स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4D। तो एक्सरसाइज 4D से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू एटम्स अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा, कैसे वो अटेन करते हैं अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 68 पे। और यहाँ पे देखो ऊपर में दिया हुआ है दो डेफिनेशन है। ये ऊपर वाली पहले देख लो कि द कैटायन एंड द एनायन बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो सिंस दिस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड एनायन, इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवैलेंट और एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है। नीचे इसके अलावा भी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन आपके सामने है, दोनों में से आप जो चाहो वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैस, विच ऑफ देम फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कि इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो इसका देखो पेज नंबर 67 पे यू विल फाइंड द आंसर। यहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन में ही देखो दिया हुआ है कि कौन वाला फॉर्म करेगा। तो एटम्स जो होते हैं, जो मेटेलिक एलिमेंट है, उनके पास 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो लूज कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को टू एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स which have 5 6 7 electrons respectively in their outermost shell and thereby forming an electrovalent compound। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, तो मेटल और नॉन मेटल बनाएंगे और वैलेंसीज भी दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है कि एन एटम एक्स हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है। यानी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट टाइप ऑफ आयन इट विल फॉर्म, पहली चीज। फिर बी पार्ट भी है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स एक्स, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखो उसके पास आउटर मोस्ट में 3 हैं, तो ये फॉर्म करेगा कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब फॉर्मूला सल्फेट के लिए कैसा होगा, देखो इसके ऊपर 3 जो है कि इसकी वैलेंसी है, तो इसके ऊपर 3+ का चार्ज रहेगा और सल्फेट पे कितना होता है 2- का। तो दोनों जो है कि अपनी अपनी वैलेंसी क्या करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा X2 हो जाएगा और सल्फेट पे 3 लग जाएगा। उसी तरीके से नाइट्रेट के लिए नाइट्रेट पे 1 होता है। तो देखो यहाँ पे जो है कि XNO3 का होल थ्राइस हो गया। उसी तरीके से फॉस्फेट पे, तो फॉस्फेट पे 3 होता है और साथ में X पे भी 3 है, तो दोनों कैसा हो गया XPO4। फिर कार्बोनेट में क्या होता है कि कार्बोनेट में तुम्हारा कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है और X की तो 3 दी हुई है। तो यहीं पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी इधर आ जाएगी और इसकी वैलेंसी, X की वैलेंसी कार्बोनेट पे चली जाएगी। तो सेम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ भी होगा। तो OH पे कितना होता है -1, तो यहाँ पे ये थ्राइस हो जाएगा और इस पे 1 ही रहेगा। तो हो गया सबका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेंशन द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एन एटम विच मेक्स इट टू कंबाइन विथ अदर एटम। का क्या टेंडेंसी है कि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है। ये आंसर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप समझ जाओ अच्छे से। बेसिक टेंडेंसी ऑफ एन एटम इज टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। जैसे इनर्ट गैस में होता है ना ऑक्टेट स्ट्रक्चर या ड्यूएट स्ट्रक्चर, उस तरीके से, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड टू बिकम स्टेबल। और ये ऐसा क्यों होना है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, यही टेंडेंसी होती है उनके अंदर। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो एन एटम टेंड्स टू अटेन 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell, that is to have electronic configuration of nearest noble gas। Question number 6 है कि what type of compounds are usually formed between metal and non-metal and why। किस तरह का कंपाउंड बनता है मेटल नॉन मेटल के बीच में और क्यों। बहुत हद तक तो ये आंसर 6 जो है आपका ये क्या बोलते हैं कि आंसर नंबर 3 की तरह है कि एटलीस्ट वो जो है कि मेटल नॉन मेटल के बीच में वैलेंसीज कितनी होती हैं, 1 2 3 है, और नॉन मेटल की 5 6 7 आउटर मोस्ट, तो उनकी भी वैलेंसी 1 2 3 होती है। तो इस तरीके से अभी देखते हैं
तो सिमिलर ही लिखा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड सिंस मेटल 1 to 3 valence and can lose them, whereas non-metal have 5, 6, 7 electrons in valence shell and can gain 1 to 3 electrons to completely fill their outermost shell and become stable। तो यहाँ पे भी बात हुई कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो पहली बात तो ये बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और ऐसा क्यों होता है? वाई? तो सिंस मेटल है 1 to 3 वैलेंस एंड कैन लूज देम, whereas non-metal have 5, 6, 7 electrons in valence shell, और ये गेन कर सकते हैं 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये कम्प्लीटली फिल कर लें अपना आउटर मोस्ट शेल और स्टेबल हो जाए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड XY2 an atom X gives 1 electron to each Y atom. What is the nature of the bond in XY2? Or draw the orbit structure of the compound XY2 एज एटम X गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि एटम X 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है टू ईच ऑफ एलिमेंट Y, तो देयर फोर Y हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Y के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या होगा, X के ऊपर इसका मतलब कितना चार्ज है, 2 प्लस है, और Y के ऊपर जो है तुम्हारा 1 है। अब देखो देयर फोर वैलेंसी ऑफ X कितना आ जा रहा है 2 प्लस, और वैलेंसी ऑफ Y कितना हो रहा है 1 माइनस, क्योंकि जो है एटम X जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 Y एटम को, ठीक है। तो देयर फोर Y है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तभी तो एक एक ले रहा है, और 2 एटम है Y का, ठीक है, जो कि ले रहा है इलेक्ट्रॉन किससे, एक इकलौते एलिमेंट से X के। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा, X का सिर्फ आउटर मोस्ट बनाया है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों शेयर हो रहा है किसके साथ, Y के साथ। तो Y में आउटर मोस्ट में 7 है। अगला स्टेप क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 प्लस का चार्ज फॉर्म करेगा, और Y क्या होगा, ऑक्टेट स्ट्रक्चर में हो जाएगा, यानी 8 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और फॉर्मूला होगा हमारा XY2। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। एन एटम X हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 7। इट कंबाइंस विथ Y हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फाउंड बिटवीन X एंड Y। और सेकेंड पार्ट पूछ रहा है इसका कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कि X जो है हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स, रेदर इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कॉल्ड एन आयन। अब भाई X है जो तुम्हारा, उसका अगर 2, 8, 7 है जैसा कि दिया है, तो 7 तो कभी लूज करेगा नहीं, तो 1 ले लेगा और एन आयन बन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक्सेप्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, Y के पास से, और Y हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड कैन लूज टू X एंड बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉल्ड कैटायन। और Y क्या करेगा, अपना एक लूज कर देगा और कैटायन बन जाएगा, X को डोनेट कर देगा। तो देखो यहाँ पे Y के पास 1 है, तो Y ने क्या किया, डोनेट कर दिया X को। अब Y इलेक्ट्रॉन कम हो गया Y के पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और X के पास ज़्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज, ये कैटायन फॉर्म किया या एनायन। अब पहली बात ये देखो कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, XY। ओके, एक ने 1 लिया, 1 दिया, बस दोनों के पास वैलेंसीज 1, 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्रॉ ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड। एटॉमिक नंबर दोनों का दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे ऑर्बिट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड, तो यही 9th का ए आंसर है, आपको लिखना है पेज नंबर 69 पे। इसका बी वाला जो आंसर है, वो बी वाला आप देख सकते हो बॉटम में दिया हुआ है, वो भी पेज नंबर 70 पे, ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोनों डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं 69 और 70। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे आपके पास कि कंपेयर करना है सोडियम एटम और सोडियम आयन। एटम मालूम ही है न्यूट्रल होगा, आयन जो है चार्ज होगा इसके ऊपर। बी वाला है क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन। अगेन क्लोरीन एटम है तो न्यूट्रल होगा, और क्लोराइड आयन है तो कैसा होगा, चार्ज होगा विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल स्टेट। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सोडियम एटम और सोडियम आयन। स्ट्रक्चर पहले मैंने बनाया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से। तो जो सोडियम एटम है उसका 281 होगा, और जो आयन फॉर्म हुआ है तो ये 1 क्या हुआ, वैन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब फॉर्म हुआ। तो जब ये लूज करने से पहले कोई भी एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
लेकिन यहाँ पे लूज कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कैटायन फॉर्म करेगा, ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, वैलेंसी देख ही रहे हो, और ये इनएक्टिव होगा क्योंकि इसने ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर लिया। और ये पॉइजनस होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये कैसा होगा, नॉन पॉइजनस होगा। सेकंड वाला है हमारे पास क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन। अब क्लोरीन एटम में देखो क्या होगा, इसका क्या होता है क्लोरीन एटम का 2 8 7 और इसका कितना हुआ 2,8,8। अब ये जो हुआ क्लोरीन का जो एटम है तो ये न्यूट्रल है अपने स्टेट में, और ये आयन कैसे फॉर्म हुआ, ये 7 है ना इसकी वैलेंसी, तो इसने 1 ले लिया तो 8 हो गया, यानी इसके ऊपर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये न्यूट्रल है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका एनायन फॉर्म करेगा, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये 1 ले सकता है किसी से भी, और ये पॉइजनस भी है, जबकि ये क्या है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया इसने, ये नॉन पॉइजनस है। अब ये इनएक्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज द सेम एज दैट ऑफ नियॉन एटम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है फ्लोराइड आयन का सेम है नियॉन एटम की तरह, तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है कि जो फ्लोराइड आयन है ना उसका क्या है 2,8, ठीक, और ये कैसे आया है, बाई गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोराइड आयन बन गया है। जबकि नियॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है 2,8, और ये ओरिजिनल है, ये गेन करके हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तब हुआ फ्लोराइड बना। अब लेकिन नियॉन क्या है, पहले से ही 2,8 यानी कि पहले से ही ये ऑक्टेट होता है, तो जो तुम्हारा फ्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, जबकि जो नियॉन है तुम्हारा वो न्यूट्रल है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो दोनों का जो है इस आयन का इसका दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है, एक चार्ज है और एक जो है न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडॉक्स रिएक्शन और एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेज नंबर 70 पे पूरे बॉक्स में आपको अच्छे से समझाया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो शुरू से ही, इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होता है लूज करता है और ऑक्सीडेशन के अंडरगो जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में जाता है। तो दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी देख लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट बी गेन्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक नीचे एक और एग्जांपल देखो दिया हुआ है, आप अगर लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि आप यहाँ पे देखो जिंक का कॉपर के साथ, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो जिंक है वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले रहा है और कॉपर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देख सकते हो, इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि इस रिएक्शन में जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ऊपर वाली रिएक्शन में, है ना, और रिड्यूस कर रहा है किसको, कॉपर आयन को, किस पे, कॉपर पे। तो ये रिडक्शन, ये जो है कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें देखो क्या हो रहा है, जो कॉपर हो रहा है जिसके ऊपर 2+ का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कहाँ से गेन कर रहा है, जिंक के पास से। तो कॉपर जो है न्यूट्रल हो जा रहा है और सेम टाइम में जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है टू जिंक आयन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर, क्योंकि कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दे रहा है, तो ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है कि एक तो डेफिनेशन में भी आपको दिया हुआ है कि कौन गेन कर रहा है कौन लूज कर रहा है, और साथ में आपको यहाँ पे एग्जांपल इसका सोडियम क्लोराइड का भी दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड के अलावा जिंक और कॉपर का भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो यू कैन राइट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 फॉर्म करता है कंपाउंड। एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।
इसके हिसाब से बताना है, वरना इधर बताने के लिए तो इसमें है ही पहले से। अब आंसर नंबर 13 में देखो, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 है, तो 2,8,8,1 हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा क्योंकि 1 क्या करेगा, लूज़ कर जाएगा। तो K प्लस हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो जो लूज़ कर दिया और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लिया नियरेस्ट नोबल गैस का, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, 2,8,7। अब ये 7 है, तो इसको क्या चाहिए भाई, ऑक्टेट होने के लिए एक और चाहिए, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो हेंस जो है पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड। भाई पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन निगेटिव है, तो निगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब बात करें ऑक्सीडेशन की, तो पोटेशियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन, और के जो है और पोटेशियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। रिडक्शन की बात करें तो देखो भाई इसी के हिसाब से समझाना था ना, बाकी डेफिनेशन तो दिया हुआ है। तो रिडक्शन की बात करें तो क्लोरीन गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन अटेन करने के लिए ऑक्टेट, और क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, भाई ऑक्सीडाइज कर रहा है पोटेशियम को। रिडक्शन एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो पोटेशियम जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। पोटेशियम क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन या सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन, किसको, रिड्यूसिंग एजेंट को। नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट को नहीं, मतलब सप्लाई कर रहा है या लूज कर रहा है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जो ऑक्सीडाइज करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4E में।